हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। अगले 15 मिनट में हम लोग बात करेंगे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही अनवील किया है और ये किस तरीके से डोमेस्टिक माइग्रेंट्स वर्कर्स को हेल्प करेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने में, वोट दे पाने में। इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। साथ में ही ये देखेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या आरवीएम एक प्रोटोटाइप मॉडल है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करके अभी हाल में ही पब्लिक के सामने रखा है। मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसा कि इसका पूरा नाम है, ये वोटिंग ईजियर करेगा डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए। नाउ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स कौन है? ऐसे लोग जो अपनी जॉब के लिए कहीं दूर किसी ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे कि वो वोटर नहीं हैं। उन जगहों से भी अपने इलाके में यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर पाने के लिए ये मशीन उनको सक्षम बनाती है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं, वोट दे पाने के लिए काबिल हैं और वोटिंग लिस्ट में उनका नाम भी है, पर वो बाहर रहने की वजह से, पढ़ाई कर पाने की वजह से वोट नहीं दे पा रहे हैं। उनको भी वोटिंग लिस्ट में, उनको भी वोटिंग प्रोसेस में शामिल करने के लिए डोमेस्टिक माइग्रेंट्स की तरह से वोट दे पाएँ वो, इसके लिए ये मशीन, ये मॉडल प्रस्तुत किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। With this, a person can electronically cast a vote for elections in their home state from the state that they currently reside in. It is a modified version of the time-tested model of M3 EVMs to enable the voting at the remote polling stations. This step can be a game changer for migrants. अब M3 EVMs एक्चुअली में ऐसे EVMs थे जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ EVM मशीन थे। ये थर्ड जनरेशन EVM मशीन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती थी पुरानी मशीन्स के बनिस्बत। इसमें 384 कैंडिडेट्स की जो डाटा थे वो अपलिस्ट किए जा सकते थे, अपलोड किए जा सकते थे। ये रोबस्ट हुआ करती हैं, अभी फेल प्रूफ हुआ करती थी। ये आजकल काम में भी ली जा रही हैं और ये स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह से काम करती थी, यानी कि इनको चलाने के लिए किसी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती थी। ये सिर्फ बैटरी और कई सारी दूसरी चीज़ों की मदद से आसानी से चलाए जा सकते हैं। तो ये M3 EVMs का इस्तेमाल करके रिमोट से वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको इनेबल करने के बारे में बात हो रही है। आई होप तुमने जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आरवीएम का, वो अभी तक समझ लिया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आरवीएम की ज़रूरत क्या है और आरवीएम किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हांस करेगा और ज़्यादा उसको फ्रूटफुल करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नाउ लोकल माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है, जो लोकल माइग्रेंट्स का इशू है, जो कि वो वोट नहीं दे पाते हैं, वो एक बड़ा इशू है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि लगभग 85% ऑफ द लोकल माइग्रेंट्स वोट नहीं दे पाते हैं। यानी कि जो टोटल, अगर किसी सपोज करो कि बिहार के किसी गांव से ऑफ सीजन में कोई एक किसान पेंटर या कारपेंटर का काम करने के लिए महाराष्ट्र, मुंबई में जाता है और वहाँ पे वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं आ पाता है। 100 अगर जो गए तो सिर्फ 15 यहाँ पे वोट दे पाते हैं। लगभग 85 ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स वोट नहीं कर पाते हैं। वो उस वोटर लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर जो लोकसभा इलेक्शन का तुम 2019 का आंकड़ा उठा करके देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे 67% ऑफ वोटर टर्नआउट होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 30 से 40% वोटर्स ऐसे हैं जो कि वोट नहीं दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, और ये चीज़ कहलाती है डेमोक्रेटिक डेफिसिट। डेमोक्रेटिक डेफिसिट का एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं डेमोक्रेटिक डेफिसिट को, अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ कि सपोज करो कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी कि कोई एक जगह है, कोई एक इलाका है जहाँ पे कि 100 लोग हैं जो कोई वोट दे सकते हैं। तो किसी भी नेता के लिए या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए यहाँ से जीतने के लिए उसको कम से कम 51 वोट तो पाना जरूरी है। लेकिन कई बार लोग वोट देने के लिए नहीं आते हैं या वोट देने के लिए आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं। तो जनसंख्या जो टोटल वोट देने वाली होती है वो 100 न होकर के सिर्फ 60 बचती है, और ये 60 लोग जो हैं इसमें से वोट जो जीतना चाहते हैं उनको सिर्फ 31 वोट चाहिए होता है। लेकिन वो शासन या वो रिप्रेजेंट कितने लोगों को करते हैं? वो करते हैं 100 लोगों को रिप्रेजेंट।
ठीक है, यानी कि 100 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें सिर्फ 31 लोगों का वोट चाहिए। जो बीच का गैप है, यानी कि लगभग 20 लोग जो वोट नहीं दे रहे हैं या वोट नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के लिए डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन की जगह नहीं बन पाती है। और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसकी अगर इसको संख्या में बात करें तो ये लगभग 30 करोड़ है, और अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो ये लगभग 40% है। तो लगभग 30 से 40% लोग और 30 करोड़ की जनसंख्या के लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बड़ा इशू है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी चीज़ को टैकल करना चाहता है, इसी चीज़ को टारगेट करना चाहता है। द इनेबिलिटी टू वोट इन इलेक्शन इज बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग आउट ऑफ देयर पोलिंग एरियाज। तो जो अपनी उनकी पोलिंग एरियाज हैं वहाँ से बाहर जा कर के वो काम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो डेमोक्रेसी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो न्यू आरवीएम है वो किस तरीके से हेल्प करने वाला है, इसका प्रोटोटाइप अभी जो रिलीज़ हुआ है वो किस तरीके से हेल्प करने वाला है। ये जो बाहर के वोटर्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में लिस्टेड हैं बट वो अपनी एक्सरसाइज, वोटिंग की राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये मदद करेगा, उनको ये मदद करेगा अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करने में। आरवीएम इज डेवलप्ड विद असिस्टेंस ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि ये बेल के द्वारा बनाया गया है, और ईसीआईएल। ये दो संस्थाएं हैं, भारत सरकार की ही जो है दो कंपनियां हैं, बेल और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ईसीआईएल, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर के ये जो ईवीएम का नया वर्जन है ये इन्होंने बनाया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। आरवीएम कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अप टू 72 इन अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ, यानी कि लगभग 72 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको एक साथ हैंडल कर सकता है। कौन? ये जो नई आरवीएम मशीन है, रिमोट वोटर मशीन जो है, वोटिंग मशीन जो है, वो लगभग 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, यानी 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकती है। अ मीन्स टू सोशल ट्रांसफॉर्म एंड इम्प्लीमेंट वोटर पोर्टेबिलिटी। एक वोटर पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि वोट कहीं दूसरी जगह से भी कोई व्यक्ति जा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट दे सकता है। ये जो वोटर पोर्टेबिलिटी है उसका भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा इससे, और एक सोशल ट्रांसफॉर्म भी एक तरह से आएगा, यानी कि अब यहाँ के जो नेता हैं, यानी कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इसके बारे में भी सोचना होगा कि ये क्या सोचता है अपने दिमाग में, इसके क्या इश्यूज़ हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, डेमोक्रेटिक या डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर जो है उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसके प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इसको अपने वादे, इसको अपनी सारी जो ये वादे करते हैं इलेक्शंस में, उस पर उन्होंने ध्यान देना पड़ेगा, इसको भी लुभाना पड़ेगा। बेसिकली मतलब ये है, इट विल एम्पावर माइग्रेंट्स हु डू नॉट वोट टू प्रेजेंट कम्बरसम प्रोसीजर्स ऑफ चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूंसीज। कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कहीं दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए। बिहार से कई बार पंजाब में और मुंबई में लोग जाते हैं काम करने के लिए, पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम न तो पिछली जगह से कट करते हैं, न तो अगली जगह जाने पे जोड़ते हैं। ऐसे लोगों को मदद करने का भी ये काम कर सकता है। आरवीएम की जो एडवांटेजेस हैं वो ये सारी हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पेश कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो लीगल चैलेंजेस हैं वो हैं रिलेवेंट अमेंडमेंट टू आरपीए 1950 एंड 1951, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इन दोनों में ही काम भर के चेंज करने होंगे, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक चेंज करने होंगे। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो इलेक्शन रूल्स 1961 है उसको कंडक्ट किया जाएगा कैसे, ये भी चीज़ को हमें चेंज करना होगा। यानी ये सारे लीगल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे लीगल इश्यूज़ हैं जिनको कि अभी आरवीएम को हैंडल करना पड़ेगा। अब डिफ़ाइन करना भी बेहद मुश्किल है। किनको डिफ़ाइन करना? माइग्रेंट वर्कर्स को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। कब हम कहेंगे कि कोई वर्कर माइग्रेंट वर्कर है? क्या हम किसी एक महीने यानी कि 30 दिन जाकर के बाहर काम करने वाले व्यक्ति को माइग्रेंट वर्कर कहेंगे, या फिर वो 180 दिनों का होगा? वो दिन क्या होंगे जिस पे हम कहेंगे कि वो माइग्रेंट वर्कर है? एक बड़ा चैलेंज ये है। रिमोट वोटिंग की पॉसिबिलिटी, हम जो राइट है यानी कि रिमोट वोटिंग का जो अधिकार है वो हम किन किन लोगों को देंगे और किन को नहीं देंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ टू डिफाइन अ डोमेस्टिक माइग्रेंट, ये भी एक बड़ा इशू है जो कि मैंने अभी बता दिया। हाउ लॉन्ग मस्ट समवन रिसाइड इन ए स्टेट टू क्वालिफाई अ डोमेस्टिक माइग्रेंट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इफ देयर लेंथ ऑफ स्टे इन द स्टेट इज़ वेरी शॉर्ट, अगर बहुत ही छोटे दिनों के लिए वो गया हुआ है तो फिर किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे।
इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उनको भी कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो सकते हैं कि वोटिंग रोल्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे, सिक्रेसी ऑफ वोटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो वोट दे रहा है उसकी सिक्रेसी हो सके, यानी कि उसको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, ये किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो आचार संहिता लागू होती है किसी इलाके में वोटिंग के कुछ दिनों के पहले, वो कैसे दूसरी जगहों पे लागू किया जाएगा। बूथ सेटअप, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बड़ा इशू है। इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं इसके साथ ही साथ में, तो वो है मेथड ऑफ रिमोट वोटिंग, यानी कि कौन सा मेथड होगा, क्या वो इंटरनेट बेस्ड होगा या फिर वो किसी दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। इट्स काउंटिंग, यानी कि उनकी काउंटिंग कैसे होगी। फैमिलियरिटी ऑफ वोटर्स, यानी कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये हमारा वोटर है, यानी कि ये कि इस कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोटर है या फिर ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर नहीं है। ये सारी जो इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ जो है एक चैलेंज हैं रिमोट वोटिंग मशीन के लिए। तो ठीक है, बस इतने टॉपिक हैं। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि डेमोक्रेसी डेफिसिट क्या होता है, डेमोक्रेसी डेफिसिट किस तरीके से भारत को इम्पैक्ट कर रहा है, ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको कौन सी कंपनियां मिलकर के बना रही हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो तुम्हें आने चाहिए। आई होप कि तुम्हें इसमें मदद मिली होगी। थैंक्स अ लॉट। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे बताना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Goodbye.